सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। जनाबे वाला, पाकिस्तान के क़याम के साथ ही एक बयान ऐसा है जो अवाम हर दौर में सुनते चले आ रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। 50 की दिहाई हो या 60 की दिहाई, यह जुमला एक नौज़ायदा मुमलिकत की कमजोर माशी और सियासी हालात की वजह से कहा जाता था। फिर 70 की दिहाई में पाकिस्तान दो लख्त हो गया और बाकी मानदा पाकिस्तान अपनी बका की जिद्दोजहद में लग गया। 80 और 90 की दिहाई में मुल्क की दो बड़ी सियासी जमातों के इक्तदार के म्यूजिकल चेयर ने फिर से मुल्क को नाजुक दौर से जोचार कर दिया और आज जब पाकिस्तान 75 बरस का हो चुका है, यह जुमला अब भी उसी जोरों शोर से सुनने को मिल रहा है। वजह है सिर्फ और सिर्फ एक, वो है सियासी अदम इस्तेकाम। जी हां जनाब, सियासी अदम इस्तेकाम वो मूजी मर्ज है जिससे छुटकारा पाए बिना ना मईशत संवर सकती है, ना इक्तसादियात बेहतर हो सकती है। 90 की दिहाई में जिन जमातों ने इक्तदार की बारियां ली और एक दूसरे की हुकूमतें गिराते रहे हैं, आज उन्होंने मिलकर हुकूमत बना रखी है क्योंकि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। कल तक इमरान खान को इलेक्शन कराने का कहने वाले आज हुकूमत को किसी तौर भी छोड़ने को आमादा नजर नहीं आते क्योंकि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है और शायद इत्तेहादी हुकूमत को यह मालूम है कि आइंदा इंतखाबात में वो किसी तौर भी इक्तदार में नहीं आ सकते, तो इस इक्तदार को ही तूल दिया जाए। वैसे भी मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है जनाब। यही एक निकाती एजेंडा है जिनके लिए आइन को भी पसे पुश्त डाल दिया गया, अदालती फैसले को भी हवा में उड़ा दिया गया है और आवाम की ख्वाहिशात को तो उन्हें खैर कोई फिक्र ही नहीं है ना जनाब। और यूं नाजुक हालात से गुजरने वाला मुल्क नाजुक तरीन हालात से दो चार हो गया है। तो ऐसे में तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी हुकूमत के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात का यही नतीजा निकलना था। मुज़ाकरात के 3 अदवार हुए जनाब, जिनमें कुछ मामलात पे तो इत्तेफाक हुआ लेकिन अहम मामले पर इत्तेफाक नहीं हुआ और मुखालिफीन अपने अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर कहते हैं कि फरीक़ैन इस बात पर मुत्तफ़िक है कि कौमी और सूबाई असम्बली के इंतख़ाबात एक वक्त पर यानी एक ही दिन होंगे। ताहम इंतख़ाबात की तारीख के हवाले से कोई इत्तेफाक नहीं हो सका। एक तरफ तो सियासतदान है जो किसी फैसले पर पहुंच ही नहीं पा रहे, तो दूसरी तरफ अदलिया है जिसने अपना फैसला सुना दिया और फैसले पर अमल दरामद के हवाले से भी खासी संजीदा दिखाई दे रही है। इंतखाबात एक ही रोज कराने से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत 14 मई के फैसले को लेकर बैठी नहीं रहेगी, बल्कि अदालत ने अपने फैसले पर आइन के मुताबिक अमल कराना है। आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने लाहौर में तकरीब से खिताब के दौरान कहा कि सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं, हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं। सियासी जमातों को एहसास है कि आइन की पासदारी करना उनकी ड्यूटी है, हम उनकी सपोर्ट के लिए मौजूद हैं, वरना दूसरी सूरत में हमारा फैसला मौजूद है। सीजे का मजीद क्या कहना था, फिर आगे बढ़ते हैं। और जनाब दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया है। तहरीक इंसाफ के सरबराह खान साहब ने आइंदा हफ्ते से 14 मई तक जलसे करने का ऐलान कर दिया और कहा है कि 14 मई को इलेक्शन ना हुए तो सड़कों पर होंगे, जिसके बाद सियासी दर्जा हरारत में मजीद इजाफे का खदशा है। तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्म पर अमल दरामद ना होने पर क्या एक्शन लेगी? क्या वजीर आजम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी? क्या सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात करवाने से मुतालिक मजीद मोहलत देगी? जनाब कई सवालात ऐसे हैं जिनके जवाब आज जानने की कोशिश करेंगे। हमारे कवल शौज़फ़ साहिबा मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं, अजहर सिद्दीक साहब मौजूद हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आप दोनों इजाज़त दें तो सर कमर ज़मान कायरा साहब से मैं शुरू करना चाहूँगा। कायरा साहब की गालिबन हमारी मुनक़ता हो गया रब्ता, लेकिन जैसी उनसे बात होगी उनसे मजीद बात करेंगे। कमल साहबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह खान साहब ने कल कहा है कि मैं जलसे करूंगा, रोड पावर का मुजाहरा करूंगा और ये वो ग्राउंड है जिसमें खान साहब बड़े शानदार तरीके से खेलते हैं। लेकिन आपको लगता है कि ये स्ट्रेटेजी कारगर साबित होगी? इससे पहले भी आपने 2 बार लॉन्ग मार्च किया, आज़ादी मार्च किया, जेल भरो तहरीक की, कई ऐसी चीजें की, पिंडी मार्च किया, उसके बाद इस्लामाबाद जाना था, नहीं जा सके आप लोग। आपको लगता है कि ये कारगर साबित हो सकेगा 14 मई के इंतखाबात के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच सलमान। देखिए, आप अगर हम दावा करते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत है, पाकिस्तान में जो है वो डेमोक्रेटिकली हम सियासत कर रहे हैं,
तो डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट एटलीस्ट दावा तो हम लोग कर सकते हैं। अगर उनको चॉइस नहीं दी जाएगी, और यही वाहिद तरीका है आइन और कानून के हदूद में रहते हुए, यही तरीक़ेकार है। मुझे आप एक कॉल इमरान खान साहब की बता दें जिसमें उन्होंने पहिया जाम करने की बात की हो, जिसमें उन्होंने जलाओ घेराओ तोड़ने फोड़ने की बात की हो, जिसमें उन्होंने कहा हम आग लगा देंगे, हम दारुल खिलाफे में जाएंगे तो वहाँ हम अपने झंडे गाड़ देंगे, जो मौलाना फजल रहमान के, आपको याद है लॉन्ग मार्च से पहले आप इस तरह के दावे सुन रहे थे, या उन्होंने कोई पीली या नीली वर्दियों वाली कोई फौज तैयार करने की अपनी की हो, जो आपको सुबह सुबह आके उनको सलाम करके, और वो बल्कि सलामी के चबूतरे पे उनको बताते हो कि आप अपने आप को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ समझे। तो इस तरह का कोई काम नहीं किया जो आइन के कानून के मुताबिक एक रियासत में एक जमहूरी जमात को और उसके पॉलिटिकल वर्कर्स का हक है। हम सिर्फ वो एक्सरसाइज करते हैं। आपने कहा इफेक्टिव होगी, बिल्कुल यही इफेक्टिव है, यही लास्ट रिजॉर्ट होता है, यही इफेक्टिव होता है जब आप आवाम के पास जाते हैं। मतलब इससे पहले भी तो इफेक्टिव हो सकती थी ना, फिर वो नहीं हो पाई। एक चीज सुन लें, नहीं देखें, इस वक्त हम प्रोटेस्ट के लिए तो नहीं निकल रहे, हम तो इलेक्शन के लिए निकल रहे हैं। अवाम इलेक्शन की तैयारी के लिए जलसे जुलूसों में आते हैं, वो अपनी इजहार राय कर रहे होते हैं, वो खुशी का इजहार करते हैं, वो अपना सुनते हैं आके कि जिस जमात को वो वोट देने जा रहे हैं उसका क्या पैगाम है, वो क्या कंस्ट्रक्शन करेगी, वो क्या आइंदा लाहे अमल देगी, उसका इकनॉमिक प्लान क्या है, वो आइंदा से अगर जो इतनी तबाही मची हुई है इसका रिवाइवल कैसे कर सकती है। वो अपने लीडर का विजन सुनते हैं। जाहिर है आप इमरान खान में और वो जो दूसरी जमातें उनमें बहुत फ़र्क है। जहाँ पे मौरूसियत हो, जहाँ पे बच्चे जमहूरे जो हैं वो पर्ची की पैदावार हो, तो वहाँ पे तो वही होगा। जानते हो ना नवाज शरीफ ने क्या किया था, वो नवाजोलॉजी पूरी एक लेटर चल जाता है। और दूसरी तरफ जो जरदारी साहब के बेटे सपूते अव्वल हैं और सपूते आखिर हैं, जो वो करके आए हैं इंडिया में, वो आपने देख ही लिया है। जब मेरिट पे लोग नहीं आते, जब आवाम के बीच में से नहीं आते, जो विजन नहीं रखते, तो आप उन्हें जिस मर्जी मसनद पे बिठा दें, जौन सा मर्जी ओहदा पर्ची की मरहूने मिन्नत दे दें, वो फिर लितर ही खिलवाते हैं पूरी कौम को। तो इमरान खान तो इलेक्शन की तैयारी के लिए निकलेंगे, मैं इस पर भी बात करूंगा, लेकिन आपने जब ये मौका छेड़ दिया तो मैं विजन बताएंगे लोगों को। आपकी बात दुरुस्त हो गई ना, क्योंकि देखें हम शो कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है टाइम कितनी ज्यादा नहीं होता, लिमिटेड टाइम होता है। बिलावल भुट्टो साहब ने ऐसा भारत के अंदर क्या किया? उन्होंने तो कश्मीर की बात की, उन्होंने कहा मुज़ाकरात होंगे, लेकिन आप 5 अगस्त 2019 के टाइम पर आ जाए तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। उन्होंने बड़ा दो टोक किस्म का जवाब दिया। आपको सही नहीं लगा वो जवाब? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी क्या है इस पे? देखिए जी, मेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो एक पॉलिसी थी, हमने तो उस पर जो स्टांस लिया था, हमने तो उनके साथ कहा था कि पहले आपको उस स्टांस पे आना पड़ेगा, फिर हम आपके साथ कोई रवाबत रखेंगे, तो फिर हम आपके साथ कोई डायलॉग करेंगे। बिजनेस हमने खत्म किया हुआ था उनके साथ, ट्रेड खत्म की थी। यही लोग थे ना जो चीखे मारते थे। हमने तो उनको अपनी एयर स्पेस नहीं दी। मोदी ने कहीं जाना था कॉन्फ्रेंस पे, वो मांगते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे, हमने उन्हें एयर स्पेस नहीं दी। तो जब बिलावल साहब ने ही ये नारा लगाया था, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, और गुजरात का वो कसाई है, वहां जाके क्यों भूल गए? और क्यों शंघाई ताउन तंजीम था ना, ये तो चाइना और रूस की जानिब से बनाई गई थी ना, इसमें बायलैटरल तो कोई भी नहीं है ना कमल साहब। एक मिनट सलमान, बलोचिस्तान में कलभूषण यादव पिकनिक मनाता हुआ पकड़ा नहीं गया था, ये उन्होंने बोला वहां पर करता हुआ एक सर्विंग उनका ऑफिसर पकड़ा गया। आप पूरे पाकिस्तान पे टिक्का लगवा कर आ गए कि हम दहशतगर्द मुल्क हैं, और किसने लगवाया कमल साहब? आई गेस बताना चाहिए था इनको। किसने लगवाया? ने कहा उन्होंने बैठ के कुलभूषण का नाम पिछले साल जून में यहाँ पे अटैक हुआ है, जो इनकी हुकूमत ने पकड़ा और उसका जवाब दिया, वो सारा रौका किया तरह था। ये भी उन्होंने बोला, ताने बाने हिंदुस्तान से मिलते थे। आप ये देखें, ये बातें उन्होंने गुजरात का कसाई कहा है मोदी को, और कोई बायलैटरल कोई ताल्लुकात नहीं हुए, कोई ट्रेड नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कुलभूषण का नाम भी लिया बाकायदा तौर पर, मैंने इंटरव्यूज उनके देखे हैं। मतलब ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसको हमें लगे कि उन्होंने थोड़ा बैकवर्ड पर आगे खेला। ये 35 साल की जयशंकर की आप सर्विसेज हैं। कल जो जिसने वजारत संभाली उसने जयशंकर को जाके अनकंफर्टेबल कर दिया। इतना तो क्रेडिट आपको देना पड़ेगा ना मेरे ख्याल से। जी सॉरी, मैं उनको क्रेडिट नहीं दे सकती, क्योंकि उनको ये जबरदस्ती फरमाइश पे, अगर किसी के कहने पे ये इस मसनद पे बिठाया गया और समझा जा रहा है कि यहाँ से वो जंप लगाएंगे और फिर उनको आराम से वजीर आजम की कुर्सी भी इसी तरह पेश कर दी जाएगी। इस तरह नहीं होता, वो सही है, काबिलियत होती है। चलो मैं आपसे दीगर चीजों की बात निकल के आते हैं ना, जब मेहनत करके आते हैं, कोई अर्न करते हैं, कोई एक्सपीरियंस करते हैं, और अपोजिशन से बैठे बैठे अचानक से जिस तरह उनको पूरी जमात मिल गई थी
एक पर्ची के मरहूने मिन्नत उसी तरह अब्बा जी ने फरमाइश की कि अब इसको हमें वजीरे खारजा लगाना है, तो वजीरे खारजा। चलें, मैं अजहर साहब को भी जरा शामिल गुफ्तगू करूं। कॉम्पिटेंस होती है और इस चीज का फायदा भारत ने उठाया है। उन्होंने पूरी कैंपेन बिल्डअप की इसके जाने से पहले, तो फिर इन्हें सोच समझ के जाना चाहिए। इनके जाने के बाद उन्होंने जश्न करने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब वेलकम टू गोवा, और गोवा के बीचेस पे आप मौजे मार रहे हैं और साथ जमात पूरी एक लोगों की लेके गए, वो भी वहां से तस्वीरें भेज रहे हैं। क्या क्या बीचेस हैं जी, क्या है भाई, मतलब खुदा का वास्ता है आप इधर भी चले जाया करें, कभी स्कर्दू में जाके भी इस तरह की बातें करें, अपना गिलगित चले जाएं, बीचेस देखने हैं तो गवादर चले जाएं। अच्छा कमल साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज बात जरूर मेंशन करना चाहूंगा। जो बायलैटरल ताल्लुकात होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, लेकिन ये शंघाई ताउन तंजीम थी जिसकी बुनियाद जो है वो चाइना ने रखी थी, और चाइना को आप नाराज नहीं कर सकते थे। वो जाहिर सी बात है, किस्मत है, वो गोवा में हुआ तो उनको गोवा में जाना पड़ गया, लेकिन कोई बायलैटरल ताल्लुकात नहीं है। लेकिन आप पहले ही नाराज कर चुके हैं वो तो आप ताल्लुकात, लेकिन आप ही देखें ना, चाइना ने बड़ी कॉन्फ्रेंस में नहीं उन्होंने बुलाया, चाइना ने डेलीगेशन भेजने की बात गोवा में बैठ के की ना पाकिस्तान में, और फिर वो यहां पर आए थे। खैर चले, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं, मैं अभी आऊंगा आपकी तरफ, इस पर डिटेल बात करेंगे। अजहर सिद्दीक साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। सलमान, चाइना और इंडिया के ताल्लुकात फर्क हैं। चाइना जिस ताकत का नाम है, दुनिया उसकी ताकत को, उसकी टेक्नोलॉजी को, उसकी जो प्रोग्रेस डेवलपमेंट को मानती है, एक्सेप्ट करती है। हमें तो पता नहीं कौन कौन से टाइटल उन्होंने दे दिए। जाहिर है दुनिया देख रही है ना आपके करंट सिचुएशन क्या है। ऑल्दो मैं अपने नेशनल इंटरेस्ट पे पॉलिटिकल इंटरेस्ट इनकी तरह ऊपर नहीं रखती, जो इन्होंने ओआईसी की मीटिंग से और कॉन्फ्रेंस से पहले यहाँ पे बयानात देते रहे पीटीआई की हुकूमत के टाइम पे कि 40 साल बाद हमारी ओआईसी होने जा रही थी। सबसे अगर गलत किसी ने सेंसिटिव टाइम पे बयानात दिए थे तो वो बिलावल साहब थे। लेकिन मुझे बहुत तकलीफ हुई जब दुश्मन मुल्क के सामने जाके हमें दहशतगर्द मुल्क का खिताब दिलवा कर आ गए और इनके पास कोई काउंटर स्ट्रैटेजी नहीं थी, या काउंटर इन्होंने नैरेटिव बिल्ड नहीं किया, या ये मीडिया को और इंटरनेशनल जो इतने दौरे किए हैं उनको ये कन्विंस नहीं कर पाए। यार उनको वहां पर बैठ के उन्होंने जवाब जरूर दिया कमल साहब, लेकिन मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। अजहर सिद्दीक साहब, सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? लंदन की हवाएं कैसी हैं सर, ये बताएं। जी वालेकुम अस्सलाम। लंदन की हवाएं बड़ी जबरदस्त हैं। यहाँ तूफान भी है, कुछ थोड़े बहुत बादल। मुलाकात हुई मियां साहब से आपकी? बातचीत हुई आपकी? अब बस क्या होना है, मियां शहबाज शरीफ जो है ना, नवाज शरीफ को मनवाने में लगे हुए हैं कि पाकिस्तान चले। वो उन्होंने साफ, मैं कह रहा हूँ एक कोशिश आप भी करके देख लें। मैं तो पकड़ के लेके जाऊंगा, उन्हें जाके जेल में डालना है, वो तैयारी है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप इसी मकसद के लिए गए हैं शायद वहां पे। अच्छा, वो तैयारी। चले अजहर साहब, ये बताइएगा, आज चीफ जस्टिस साहब ने खिताब किया, तकरीब में मौजूद थे, उन्होंने वाज़े तौर पर कहा, अगर मैं उनकी पूरी कोट एंड कोट अगर लिखूं ना, कि मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत 14 मई के फैसले को लेकर बैठी नहीं रहेगी, अदालत अपने फैसले पर आइन के मुताबिक अमल कराना है। सर इसको अगर इंटरप्रेट करना हो आपको तो किस तरह से करेंगे? 14 मई को क्या होने जा रहा है? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, 14 तारीख को इलेक्शन होने हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था। ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था स्टैंड, ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था, और ये एक हुक्म नहीं थे, दो अहकामात आगे। आइन की मंशा भी यही थी कि आपने इलेक्शन कराने हैं 90 दिन के अंदर। सही है। और ये सुप्रीम कोर्ट से पहले हाई कोर्ट कह चुकी है, और मैं बार बार ये उससे पहले तो आइन कहता है ना सर, आइन भी यही कहता है हमारा। बड़ी मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये सारी बात तो बड़ी वजाहत के साथ मौजूद थी। अब इसमें अमल दरामद नहीं हो रहा। अब नजर आ गया, वफाकी हुकूमत ने भी तौहीन अदालत कर दी, इलेक्शन कमीशन ने भी कर दी, सेक्रेटरी फाइनेंस और बाकी हम सारे अफराद जितने भी हैं, ये हम देख चुके हैं कि हालात और वाकयात किस सिमत में जा रहे हैं। ठीक है। अब अगला जो लायामल नजर आ रहा है, जो होना क्या है, जरा वो समझिएगा। अब अदालत चीफ जस्टिस साहब ने भी एक बाहर भी ये बात कर दी, और वो बात इसलिए की है कि यहाँ एक मजाक हो रहा है कि जनाब 90 दिन गुजर गए, कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अदा कर दिया कि कानून और आइन के मुताबिक ये सारा काम होना है। अब अगला जो काम है, अब जिन्होंने इस फैसले पर अमल दरामद नहीं होने दिया, सही है, अब है उनकी बारी। अब उनमें तौहीन अदालत में वजीर आजम, उनकी काबीना, वो एक अलहदा बात है। लेकिन मैं चाहूंगा, या मेरी जाती ख्वाहिश है, या मैं समझता हूँ आइन की, क्योंकि यहाँ सेक्रेटरी फाइनेंस को, इलेक्शन कमीशन को, पूरे के पूरे चीफ इलेक्शन कमीशन और चारों मेंबर्स को, फिर आप आ जाए सेक्रेटरी डिफेंस को, फिर आ जाए गवर्नर स्टेट बैंक को, यानी पैसे ना देने पे जी और बाकी काम ना करने के ऊपर, जो कि डायरेक्शन थी क्लियर कट, उन्होंने काबीना और वजीर आजम बी और सी पे मैं लेके चला जाऊं उसको। ए तो आपने बता दिया किस किस के खिलाफ होंगी। देखिए ना, अब बड़ी सीधी सी बात है ना,
अभी फिलहाल अगर आप चाहते हैं ना अदालत पे फैसले पे अमल दरामद हो, ये हुकूमत ने तो करना नहीं है। वफाकी हुकूमत का तो काम ही नहीं है, सूबाई हुकूमतों के ये इलेक्शन है और उस पर अमल दरामद होना है। अब तो अगर आप कंटेम्प्ट के नोटिस दिया गया सेक्रेटरी फाइनेंस को, सेक्रेटरी डिफेंस को, तो आप खुद देख लीजिएगा। यानी ये जो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है ये स्टेट की नुमाइंदा है, एग्जेक्टिव है। अच्छा सर, मैं एतजाज हसन से बात कर रहा था, वो कह रहे थे 14 तारीख को ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि इलेक्शंस होते हैं। मैंने उनसे पूछा फिर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स कब से शुरू होंगी, तो उन्होंने कहा 14 के बाद से होंगी। और उन्होंने कहा कि मतलब ये उनकी अपनी राय थी, उन्होंने कहा कि मेरी अपनी ख्वाहिश है कि जनाब कैबिनेट और वजीर आजम के खिलाफ नहीं हो, क्योंकि बेसिकली वो खुद ये चाहते हैं। आपकी भी राय यही है? फिर मैं कंवल साहब की तरफ जाऊंगा। जी बिल्कुल, मैं तो बड़े अर्से से कह रहा हूं कि अभी फिलहाल वजीर आजम क्या होगा, यूसुफ गिलानी वाला केस आपको याद होगा, तौहीन अदालत में यूसुफ गिलानी को तौहीन अदालत में सजा होगी और उस वक्त भी साजिशें हो रही थी, उस वक्त भी कानून बन रहे थे और यही पार्लियामान बैठी खिलवाड़ कर रही थी इस मुल्क के साथ। क्या हुआ? उन्होंने फैसले अमल दरामद नहीं किया। यहाँ तो मैं बिल्कुल ये नहीं 14 का इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि अभी तो पैसे ही नहीं दिए और इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया, उन्होंने नजरसानी की दरखास्त दायर कर दी। इसका मतलब है कंटेम्प्ट हो चुकी है, अब इसमें कंटेम्प्ट में मजीद नहीं है। शोकत जारी करें और इनके खिलाफ इनको सजा दें। सजा देना इसलिए जरूरी है कि अगर अब सजा ना दी गई तो आइंदा कभी भी इलेक्शन नहीं हो सके। और एक और साजिश बता दूं मैं आपको, ये मैं एक साल से बात कर रहा हूँ कि ये इलेक्शन कराना नहीं चाहते। अगस्त में इन्होंने असेंबलियों की मियाद बढ़ानी थी। इमरान खान साहब ने, जैसे हम लोगों ने कुछ मशवरा दिया है, इमरान खान साहब ने अपने तौर पर देखकर असेंबलियां बड़ा सोच समझ के तहलील की थी, सिर्फ इसी साजिश को कि ये आगे इलेक्शन नहीं कराना चाहते। इनको कमिटमेंट की हुई थी कि आप 3 साल 2.5 साल 3 साल आराम से बैठ के मौज करेंगे, आपने देखा नहीं है। इसीलिए वो सारा काम वही कर रहे हैं, इसीलिए इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाकर खेला गया, निगरान वजीर आला जिस तरह लगाया गया। और हाँ, अभी कमर जमान कायरा साहब आपके पास आएंगे, एक सवाल जरूर पूछिएगा उनसे कि डेट तो देनी थी गवर्नर ने, गवर्नर इनका बातें वो बड़ी करते हैं कि जनाब केपीके के अंदर इलेक्शन ही हो। भाई आपने लगाना था, डेट आपने देनी थी, आपने, गवर्नर ने अभी तक डेट नहीं दी। गवर्नर ने जाकर डेट दी है कहाँ, और वहां क्या हुआ? गवर्नर का वकील जो है वो जब लास्ट टाइम बुनियादी कई सवाल हैं। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं सर, बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि अगर लेट सपोज अगर बजट भी पेश करना है, वफाक की हुकूमत बजट ही पेश करती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये केपी और पंजाब में बजट कौन पेश करेगा? क्योंकि निगरान हुकूमत तो नहीं कर सकती, उसकी मियाद ही खत्म हो चुकी है 3 महीने के लिए थे। अच्छा सर, ये मैं कंवल साहब की तरफ जाना चाह रहा हूं। कंवल साहब बताइएगा, फिर अगले हफ्ते से, मतलब अगले हफ्ता कल से शुरू होने जा रहा है, जलसों का ऐलान हो जाए, फिर बाकायदा तौर पर जलसे। रोड पावर का आपने फैसला कर लिया है कि अदालती मामला अपनी जगह पे, लेकिन हम सियासी एक्टिविटी जारी रखेंगे, दोबारा से जलसे करेंगे। लॉन्ग मार्च वगैरह का भी इरादा है कोई? जलसों की आ गया है जी स्केड्यूल, 5-6 जलसों का स्केड्यूल आ गया खान साहब का। उनका तो माशाल्लाह रिकॉर्ड है, वो एक हफ्ते में 56 जलसे भी कर लेते हैं। तो खान साहब को घर बिठाना मुश्किल ही होता है। वो तो इन्होंने जो गोलियां मारी और उसके बाद ये मजाक करते रहे और बातें करते रहे, और ये राना सनाउल्लाह जैसे फजूल जोकर आके बोलते रहे कि जी कोई गोलियां नहीं लगी। इमरान खान को सिर्फ उनकी जो घुटना और टांग में जो तकलीफ थी, जो हड्डी नहीं जुड़ी थी, वही उनको घर बिठा सकता है, वरना तो घर नहीं बैठते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही वो टांगे ठीक हुई हैं और वो सही वॉक करने के काबिल हुए, अभी थोड़ा सा तकलीफ थी, तो वो घर बैठने वाले नहीं है और ना वो डरने वाले हैं, ना ये उन्हें डरा सकते हैं, अल्लाह की ज़ात पे जिसको एतबार हो। तो इसलिए हमारी तो पावर है ही अवाम की। एक सही हकीकी जमहूरियत जो की पैदावार जमात होती है, वो अवाम में जाने से नहीं डरती। ये भागे में आज ये भी एक चीज खुल के सामने आ गई, जहां बहुत सारे और नकाब उतरे, ये भी देख लें किन नर्सरियों से ये पैदा हुए और कहां से इनकी स्पॉन्सरशिप हो रही है। अगर अवाम में ये मकबूल हो और अवाम से इनकी स्पॉन्सरशिप हुई हो, तो ये अवाम में वापस जाने से घबराए ना। और वहां बिलावल की जरूर आज जिक्र बहुत हो रहा है, तो मैं जरा याद करा दूं कि वो जो पिछले साल 22 फरवरी से लेके 8 मार्च तक उन्होंने लॉन्ग मार्च की थी ना, और जिसमें वो कापे टांगने वाला उन्होंने बयानिया दिया था, वो आखिरी दिन की उनकी 8 मार्च की स्पीच उठा के देखे। उन्होंने असेंबली तोड़ने का वहां पे और असेंबलियां डिसॉल्व करके फ्रेश इलेक्शन कराने की डिमांड की थी। आज मुझे समझ नहीं आ रही कि अब वजीर खारजा शिप मिल गई है, वजारत मिल गई है पर्ची पे, तो आप नहीं तोड़ रहे थे ना, आप लोग नहीं तोड़ रहे थे। अब नई एल्फी लगी है, हमने तो तोड़ दी थी जी 3 अप्रैल को। चले अब क्योंकि मुल्क जो बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है ना, तो इसलिए वो कहते हैं। अच्छा मैं आप मुझे ब्रेक लेना है, और जो आपने चीफ जस्टिस साहब के हवाले से बात की है, मैं जरा उस पर मुझे फिर ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद भी आप हमारा मौका ही है ये सारी करें। आप एक काम कीजिएगा, उस पर कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं सिर्फ इतना कह रही हूं कि जी जी कि पाकिस्तान में
किसी की ख्वाहिशात, किसी के जो पेट की जलन है उसके मुताबिक जो वो चाह रहे हैं वो मामलात नहीं चलेंगे। यहाँ पे सिर्फ आइन और कानून ही चलना चाहिए और ऐसे ही होना चाहिए। मुल्क आइन और कानून के तहत ही चलता है। एक ब्रेक ले लेते हैं। कंवल शौजफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अजहर सिद्दीक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो उनसे जानेंगे जनाब 14 मई के इलेक्शंस अगर नहीं होते हैं तो उसके बाद फिर खान साहब की स्ट्रेटेजी क्या होगी जलसों के अलावा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। कंवल शौजफ साहिबा और सर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे मजीद बात करेंगे। कंवल साहब बताइएगा, बेसिकली देखा जाए पिछले एक साल से जब आप लोग ये ऑब्वियसली अर्ली इलेक्शंस के लिए मुहिम चला रहे हैं, खान साहब जब से उनकी हुकूमत गई है जाहिर सी बात उन्होंने कहा है कि जनाब इलेक्शंस करवा दिए जाएं, हर हाल में इलेक्शंस होने चाहिए। मीनवाइल उसके लिए आप लोगों ने अपनी 2 असेंबलियां भी तोड़ दी। कभी कोई पछतावा, कोई जहन में आया कि ये गलत हो गया? क्योंकि सबको ही पता था कि आइन और कानून के तहत ही मुल्क को चलना चाहिए और होना चाहिए। 90 रोज के अंदर इंतखाबात होने वो सब गुजर चुके हैं। 14 मई की तारीख है, 14 मई को भी आपने जलसे का अनाउंसमेंट की हुई है। उसूली तौर पर 48 घंटे पहले इलेक्शन की मुहिम भी खत्म हो जाती है, तो कहीं ना कहीं आपको भी यकीन है 14 तारीख को इलेक्शंस नहीं होते, क्योंकि खान साहब जाहिर सी बात है उस दिन भी जलसा करेंगे। तो कहीं ना कहीं पछतावा है कि पंजाब और केपी नहीं तोड़नी चाहिए थी, क्योंकि आइन और कानून पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। बिल्कुल भी पछतावा नहीं है, क्योंकि अगर ये कोई गैर आइनी काम किया होता फिर हम ज़रूर पछताते, फिर हम रोते धोते कि वो गलती होगी। जो काम आइन के मुताबिक हुआ है, कानून के मुताबिक हुआ है और आइनी हक हमने अपना एक्सरसाइज किया है, उस पर हमें पछतावा नहीं है। उसने बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज की हैं, उसने दिखाया लोगों के अंदर जो अभी अपने आप को पॉलिटिकल जमात कहती हैं, जमहूरी जमातें कहती हैं, जमहूरियत की अलम बरदार कहती हैं, इंक्लूडिंग जरदारी साहब की जमात और नवाज शरीफ साहब की जमात, वो एक्चुअली में बहुत बड़े डिक्टेटर्स अंदर से, सिविल डिक्टेटर्स हैं और वो जुल्म और सितम पे बहुत तालियां बजाने वाले लोग हैं। वो पॉलिटिकल वर्कर्स को जब विक्टिमाइजेशन हो रही होती है और उनके सूबों में जहां उनकी हुकूमतें हैं वहां पे हो रही होती है, सिंध में स्पेशली, तो वो उस पर खामोशी भी इख्तियार करते हैं, बल्कि पुलिस के उन लोगों को सस्पेंड कर दिया जाता है कि अगर कोई जाके बेचारा पानी पिला दे या छोटा मोटा फैसिलिटेट कर दे। तो हमने तो क्या बहुत कुछ देखा हुआ था और खान साहब बताया भी करते थे, लेकिन लोगों को यकीन नहीं आता था। अब उन्हें यकीन आ गया है, बहुत अच्छी तरह यकीन, इस तरह यकीन आ गया है जैसे सुबह सूरज निकलता है मशरिक से और डूबता मगरिब में, इस तरह सबको यकीन आ गया है कि इनके अंदर ये डिक्टेटर्स की पैदावार है और इनके अंदर भी डिक्टेटर छुपे हुए हैं। जरदारी साहब का कोई जमहूरी जमातें नहीं और ये मुल्क के आइन और कानून को सिर्फ अपने नैरेटिव के लिए इस्तेमाल करते हैं, इस पे अमल नहीं करते। और मैं एक और आपको बात बताती चलूं, अगर ये ना तोड़ी होती ना असेंबलियां, तो आज मैं आपको बता दूं इन्होंने इलेक्शन होने ही नहीं देने थे, ना ये मामलात इस तरफ आते, ना ये आइन और कानून की चीजें सामने आती और ना इनके ऊपर अभी तक कोई प्रेशर आया होता। इन्होंने अगला जो प्लान बनाया हुआ था कि हम तो इलेक्शन होने ही नहीं देंगे, तो फिर तो हर चीज चलती रहती उस तरीके से। अभी आप देख लें कि किस तरीके से इन्होंने इलेक्शन कमीशन की मदद से जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स बिठाई थी, अब वो इलीगली किस तरह मुल्क पे मुसल्लत है, किस तरह सूबों में हुक्मरानी कर रही हैं, इस वक्त क्या स्टेटस है, क्या मुल्क इस तरह चला करते हैं। अच्छा, मैं अगर आपसे प्रिसाइजली पूछूं, फिर मैं अजहर साहब की तरफ जाऊंगा, मैं प्रिसाइजली आपसे पूछूं क्योंकि वक्त की बड़ी किल्लत है, इस्तेमाल करके वो जो दिल में आए करते रहे। ठीक है, जलसे आपने अनाउंस कर दिए, जाहिर सी बात है बुध से जलसों का आगाज हो जाएगा। 14 मई को भी आप लोगों का जलसा होगा, जो सीरीज आपने अनाउंस की है उसका आखिरी जलसा होगा। उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, फिर आप क्या करेंगे? पंजाब और केपी में इंतखाबात के हवाले से, अर्ली जनरल इलेक्शंस के हवाले से स्ट्रेटेजी क्या होगी? किस तरह से लोगों को रोड पर निकालेंगे? देखिए, लोग तो रोड पे निकलने को तैयार हैं। मैं आज मैंने ये इसीलिए तो पूछा आप कैसे निकालेंगे? कल आप समझे मेरी खाला ही थी जिनकी डेथ हुई, मैं गई भी थी, तो वहां लोग अपना दुख भूल के हर कोई कह रहा था कि इमरान खान साहब से कहें कि अब फाइनल कॉल दें। लोग इतने भरे पड़े हैं, वो कहते हैं हमें आप बस सिर्फ एक दफा कह दें, बेशक खुद आए भी ना, हमें कहें कि हम इस्लामाबाद पे चढ़ाई करते हैं। तो इमरान खान है जो रोक के बैठा हुआ है लोगों का गुस्सा। 67% यहाँ पर किसी ने महंगाई देखी है आज तक? जिस तरह आटे की लाइनों में लोग और हमारी खवातीन की जिस तरीके से तजलील हुई है और अमवात हुई है, 30 से 35 लोग मर गए,
यहाँ पर किसी आप लोगों के अलावा मुझे बता दें, दो चैनल के अलावा मैं लास्ट आपसे एक कंवल साहब पूछना चाहता हूं सवाल कि अगर 14 मई को इलेक्शंस नहीं होते तो मैं ये एक्सपेक्ट करूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन खान साहब इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे, क्योंकि आपने खुद कहा कि लोग तैयार बैठे हैं, ऐसा हो सकता है? मैंने नहीं, इमरान खान साहब ने बारहा अपनी जो अभी आप पिछले 5 दिन की उनकी स्पीचेस उठा के देख लें, हमारे पास फाइनल ऑप्शन, तब भी हम ये जो सबस किताब है हम इसकी उस तरह इज्जत करते हैं जैसे इसको करनी चाहिए, ठीक है, इस मुताबिक हम चलते। मैंने आपको शुरू में कहा कि हमने ना कोई जलाओ गिराओ की तहरीकें की, ना हमने पहिया जाम हड़ताल की, जो मुल्क का पहले ही इन्होंने कारखानों के पहिए बंद कर दिए, वो कैसे चल रहा है? बड़े बुरे हालात हैं, तब उसकी परेशानी बहुत मईशत के हवाले से तो नो डाउट दी हुई है या 29 मई दी हुई है। एग्जैक्टली। अच्छा अजहर सिद्दीक साहब, सर ये बताइएगा 14 मई के बाद कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू होंगी, आपने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन के अराकीन, स्टेट बैंक के गवर्नर, इसके साथ साथ सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी डिफेंस, इनको भी बुलाया जाएगा। काबीना ने जिस तरह की बात की वो भी होगा, या फिर अराकीन पार्लियामेंट ने जिस तरह से पार्लियामेंट के सेशंस के दौरान बातचीत की गई थी, जिसकी रिकॉर्डिंग्स भी मंगवाई गई हैं, उन सब के खिलाफ भी कंटेम्प्ट आप मई के महीने में देख रहे होते हुए? अच्छा, एक बात तो बड़ी जरूरी है वो समझने के लिए कि मैं पिछले साल से एक बात कर रहा हूं कि इलेक्शन इन्होंने नहीं करवाने और इलेक्शन का टाइम अप्रैल में आएगा। अच्छा, वो उसकी वजह लॉजिक समझिएगा। जब ये हुकूमत लेके आए ना, मैं अभी लंदन में हूँ, आपने पूछा तो लंदन में क्या बातें हो रही हैं, शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ क्या कर रहा है, वो ये बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं कि असेंबलियों की मियाद कैसे बढ़ानी है। अब मुश्किल आ गया, 12 अगस्त को असेंबलियां खत्म होने मियाद कैसे बढ़ानी है? हाँ, मैं बता रहा हूँ कि बुनियादी अब प्रॉब्लम क्या आ गई। इमरान खान प्लेड हिज कार्ड वेरी इंटेलिजेंट। लोग कहते हैं असेंबलियां तहलील कर दी, अभी हुकूमत क्या थोड़ा सा जल्दी मुझे ब्रेक लेना ना, थोड़ा अजहर साहब थोड़ा क्विकली करते हैं। हाँ, अच्छा, इसमें इंटरेस्टेड नहीं है वो इसीलिए असेंबलियां पहले तहलील करने का मकसद ये था कि जो आगे का प्लान है वो एजेंडा नाकाम हो जाए। अब सड़कों पे आना है उन्होंने, और मैं समझता हूँ उसमें लॉन्ग मार्च की हद तक भी जाएंगे। अगली बात आ गई कंटेम्प्ट में अभी मैं समझता हूँ 2 फेजेस में काम होना है। वजीर आज़म और काबीना वाला मामला एक तरफ रख दें, पार्लियामेंट का ताल्लुक कोई नहीं है, पार्लियामेंट तो ऐसे मजाक बनाया हुआ उन लोगों ने, उसको नॉन सीरियस लेता हूँ, मैं नहीं समझता उसमें मामला है। असल जो मामला है वो इलेक्शन कमीशन है, अपना सेक्रेटरी फाइनेंस है, सेक्रेटरी डिफेंस है, गवर्नर स्टेट बैंक है, और ये आपको पता है ब्यूरोक्रेट होते हैं। ब्यूरोक्रेट कमजोर आदमी होता है, उसके अगेंस्ट कंटेम्प्ट होगी और सजा अगर होगी तो नौकरी से भी जाएगा, पेंशन भी जाएगी, सारा कुछ तो उन्हें। और वो मैं इनकी इनर बात बता देता हूँ आपको कि ये जितने भी ब्यूरोक्रेट है, मेरी किसी से अगर जिन लोगों से बात हुई है तो वो तो डरे बैठे हुए हैं। वो तो बात सुप्रीम कोर्ट डिले कर रही है, इस मामले को मौका दे रही है, लेकिन इन्होंने ये सीधी उंगली से निकले वाला घी नहीं है। मैं बता दूं आपको, ये टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। लेट्स सी जनाब क्या होता है। थैंक यू सो मच सर, टाइम की किल्लत है। अजहर साहब हमारे साथ मौजूद है, कंवल साहब मौजूद थी, आप दोनों शख्सियत का बहुत शुक्रिया जनाब। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जो आज जनाब ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं कराची में और ओवरऑल सिंध के वाले से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे। इस वक्त सूरत हाल क्या है, ये ब्रेक के बाद उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जनाब, प्रोग्राम के आखिरी समय एक बार फिर से आप सभी को खुशामदीद कहते हैं। कराची समेत सिंध के 24 अजला की 63 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए आज वोट डाले गए। इन नशिस्तों पर उम्मीदवारों के इंतकाल और दीगर वजूहात पर इलेक्शन नहीं हो सके थे। मुख्तलिफ यूसीज के गैर सरकारी नताइज मौसूल हो चुके हैं, जबकि बहुत से हल्कों में ताहाल वोटों की गिनती का अमल मुकम्मल नहीं किया जा सका। अगर कराची की हम बात करें तो जिला वस्ती में न्यू कराची टाउन की 2 और नॉर्थ नाजाबाद टाउन की 1 यूसी पर ज़िमनी इंतखाब हुआ। और हैदराबाद में भी सूरत हाल देखने में आई कि जनाब कई चीज़ें ऐसी थी कि वहां पर इंतखाबात मुलतवी करवाए गए। हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे जरा मजीद बात करते हैं। कराची मोहम्मद सलीम, हैदराबाद से शब्बीर आराई और सक्कर से शाहिद अली हमारे नुमाइंदगान में ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जरा मजीद बात करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम यू शब्बीर आराई, ये बताइएगा सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद, सुनने में आया आज कुछ जगहों पर वोटिंग नहीं हो सकी, क्या मामला थे? ओवरऑल कैसा रहा आज का दिन? जी बिल्कुल, ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो 10 नशिस्तें थी ज़िमनी इंतखाबात में, जिसमें 5 जो नशिस्तें हैं वो चेयरमैन वाइस चेयरमैन की थी और 5 नशिस्तें जो हैं वो जनरल वार्ड्स की थी, जिन पे आज ये जो इलेक्शन है वो हुए हैं। लेकिन एक जो यूनियन कमेटी है 119, वहाँ पे जो इलेक्शन है वो मुअत्तल है।
उसकी वजह यह है कि वहाँ पे एक आज़ाद उम्मीदवार इमरान बशीर और दूसरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार थे उसमें जो है कांटे का मुकाबला नज़र आ रहा था। उसके बाद वहाँ पे जो है वो मुश्तबा अफराद जो है वो नज़र आए और वहाँ पे हंगामा आराई हुई। हंगामा आराई के बाद जब डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर यूसुफ मजीदानू वहाँ पे पहुँचे, उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात की और उन्होंने ये बताया कि वहाँ पे जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट थे उन्होंने जो है वहाँ पे अंदर जाके इलेक्शन कमीशन का जो अमला है उन पे तशद्दुद किया। अच्छा। बैलेट बॉक्स जो हैं वो वहाँ से 2 बैलेट बॉक्स जो है वो लेके वहाँ से गायब हो गए। उसके साथ वहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन का जो अमला है उस पर तशद्दुद किया और पुलिस का जो हमें सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो हमें काफ़ी बड़ा गैप नज़र आया। उसके बाद UC 119 पे जो है वो इलेक्शन जो है वो विथहोल्ड कर दिए गए हैं, रिजल्ट्स उसके रोक दिए गए हैं, जबकि 3 जो यूनियन कमेटीज़ हैं चेयरमैन वाइस चेयरमैन की वहाँ पे रिजल्ट्स आ चुके हैं, जिसमें UC जो है वो 137 UC की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आपकी तरफ वापस आता हूँ शबीर, क्योंकि मोहम्मद सलीम साहब ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया, उनसे भी जरा मजीद बात कर लेते हैं। सलीम सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सलीम बताइएगा, ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात की वो नशिस्तें थी कि किसी के इंतकाल पर या दीगर वजूहात पर यहाँ पर इलेक्शंस नहीं हो सके, और बल्दियात की अगर बात की जाए ना तो कराची तो मसाइल का गढ़ है। इस हवाले से आज पूरा दिन क्या एक्टिविटी रही, क्या सूरत हाल रही? जी सलमान, देखो सबसे बड़ा इशू तो यह है कि इलेक्शन तो हो रहा है, उसके बाद मसाइल का हल होता है, लेकिन आज सिंध के मजमूई तौर पर जो है वो 24 अजला में इलेक्शन हुआ, जिसमें हैदराबाद और कराची डिवीज़न भी शामिल थी। कराची में आज जो है वो तकरीबन 11 यूनियन काउंसिल और 15 वार्ड्स पर इलेक्शन हुआ, जिसमें इस वक्त तक जो गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आ चुके हैं उसमें 4 सीटें पीपल्स पार्टी हासिल कर चुकी है, जबकि 2 जमात इस्लामी ने हासिल की हैं, वो लांडी और नॉर्थ नाज़माबाद से, जबकि कोरंगी वेस्ट और लियारी से पीपल्स पार्टी को अक्सरियत हासिल है। इसके अलावा 2 वेस्ट और 2 डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी से जो है वो रिजल्ट आना बाकी हैं। ये मुतवक्का है कि ओवरऑल पीपल्स पार्टी लीड कर रही है लियारी और ये जो इलाके हैं। मैं ओवरऑल पे आना चाहता हूँ सलमान। वो इस तरह हमने सारा दिन देखा किस तरह किस पोलिंग स्टेशंस पे टर्न आउट रहा, क्या रहा। ये मजमूई तौर पर आज नॉर्मल और पुरसकून पोलिंग्स रही, सिवाय 1-2 पोलिंग्स पर कई हल्के फुल्के झगड़े हुए। उसके अलावा जो है वो यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम भी सख्त थे, मुख्तलिफ अफसरान की जानिब से दौरे किए जा रहे थे। अगर हम बात करें ये इलेक्शन जो जनवरी में हुए थे, उसके बाद अभी जो इलेक्शन हुए हैं उसके बाद मेयर किसका आएगा कराची में, सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है। तो पीपल्स पार्टी को 90+ सीटें पहले हासिल हैं। आज मुतवक्का है कि 8 से ज़्यादा या 8 सीटें पीपल्स पार्टी हासिल कर लेगी। उसके बाद भी लेकिन फिर भी मेयर बनाने की पोजीशन में तो अभी नहीं है ना, मेयर लाने में नाकाम होगी, क्योंकि किसी न किसी पार्टी से जो है वो उनको हिमायत हासिल करनी पड़ेगी। दूसरे नंबर पर ओवरऑल अगर हम देखें कराची में तो जमात इस्लामी चले, लेकिन फिर भी मेयर बनाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किसी न किसी के साथ मुशावरत करनी पड़ेगी, किसी के अपने साथ अलायंस बनाना पड़ेगा। अच्छा, ब्यूरो हेड सक्खर शाहिद अली साहब ने मुझे ज्वाइन किया, जरा उनसे मजीद बात करते हैं। शाहिद भाई बताइएगा, सक्खर में ओवरऑल क्या सूरत हाल रही आज ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से? देखिए, बल्दियाती इंतखाबात, ये जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं सक्खर और गिरदोनवा के इलाकों में, एक बात तो बिल्कुल वाज़े नज़र आती है कि पीपल्स पार्टी का जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट नज़र आता है। अच्छा, लेकिन लोगों ने इस ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं ली। जो हम अगर सक्खर ज़िले में 2 नशिस्तें हैं, पनवाकिल और रोड़ी में थी, वहाँ हम जो टर्न आउट देखते हैं वो 40-42% हमें नज़र आता है। वो कतारें नज़र नहीं आई जो जनरल इलेक्शन में नज़र आती हैं, या बल्दियाती इलेक्शन में जो लोगों की कतारें नज़र आई थी, जो जोश व खरोश था लोगों का, वो हमें कहीं नज़र नहीं आया। जोश व खरोश नहीं था तो कहीं से बदमनी की इतला भी नहीं मिली है। बात अगर करें खैरपुर की और घोटकी की, तो वहाँ भी 2-2 नशिस्तों पर इलेक्शन था। एक पीपल्स पार्टी ने जीती, एक GDA ने खैरपुर में जीती है। इसी तरह घोटकी में एक आज़ाद उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की, एक पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल की। लेकिन सक्खर ज़िले में जो दोनों नशिस्तें थी उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही कामयाब हुई है। तो हमें ये लगता है कि इलेक्शन नज़र आ रहे हैं, और जो ओवरऑल कराची से कश्मीर तक रिजल्ट नज़र आ रहे हैं, इन अजला में जहाँ जहाँ ज़िमनी पीपल्स पार्टी का वोट बैंक, पीपल्स पार्टी का वोट बैंक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चाहे कराची की बात की जाए, चाहे हैदराबाद की बात की जाए, चाहे सक्खर की बात की जाए, चाहे खैरपुर की बात की जाए, ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात थे, लेकिन लोगों ने अपने एतमाद का इज़हार किया। लेकिन कई जगह ऐसी थी कि लोगों ने इस इंतखाबात को सीरियस भी नहीं लिया। लेकिन खैर, कराची से मोहम्मद सलीम, हैदराबाद से शबीर आराई और शाहिद अली सक्खर से हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। मीनवाइल ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।
हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में मां गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमरीकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर।